रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शुरू कहाँ से होता है? तो जो जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शुरू होता है उसे कहते हैं ओराई, ORI। फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर ऑन डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन डीएनए में कभी भी कहीं से भी शुरू नहीं हो सकती है, वहां पे ओराई का होना जरूरी है। जब तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। और डीएनए का रेप्लिकेशन अगर कहीं से शुरू हो रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट क्या है? ओराई। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो ये स्कीम है, ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था? वेटसन एंड क्रिक ने। और उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी दिया था। अब हमें पता है कि डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जो हम जनरली इस तरह से बना देते हैं, राइट, है ना? ये डबल है स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो डबल है, तो इसलिए इसको क्या कहते थे? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। तो ये टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स वुड सेपरेट, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहाँ? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाय मिचेल्सन एंड स्टेहल, जो उन्होंने 1958 में दिया था। लेकिन अभी हम यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ फोकस करूँगी। ठीक है। तो ये दोनों ही टेम्पलेट क्या होते हैं? एक्ट एज अ बेस, है ना? बेस टेम्पलेट फॉर किसके लिए? इनके ऊपर ही नया टेम्पलेट सिंथेसाइज होगा। ठीक है, इस तरह से इनके ऊपर नया टेम्पलेट सिंथेसाइज होता है। तो यानी कि पुराना टेम्पलेट ये रहा, है ना, और नया टेम्पलेट इस पे बना, यानी कि हाफ ऑफ द जो स्ट्रैंड था वो क्या हुआ? पहले से ही है। उसके ऊपर जो आधा था वो नया बना। इसीलिए हम डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर भी कहते हैं। तो इस मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जहाँ पे जो ओल्ड स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है आपका, ये क्या है? ओल्ड स्ट्रैंड, है ना? तो ओल्ड स्ट्रैंड को हम क्या कह देते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड भी कह देते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन ये बना, ये क्या हो गया? न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड, या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। तो ये आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम रेप्लिकेशन मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कौन कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, जिसके बिना रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। और वो सेट ऑफ कैटलिस्ट क्या है? वो एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है। मेनली हमारे पास 4 एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसे याद रखिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो भी पॉलीमराइजेशन करेगा वो डीएनए टेम्पलेट के ऊपर ही करेगा, यानी कि ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? डीएनए के टेम्पलेट पे। इसीलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आगे आप आगे भी पढ़ेंगे आरएनए, है ना? आरएनए में तो वहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है। तो इसीलिए डीएनए के रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। दूसरा हेलिकेज, तीसरा टोपो आइसोमरेज, और फोर्थ एंजाइम जो है, चौथा, वो है डीएनए लाइगेज। ये 4 मेन एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे, अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये क्या है? ये मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। कैसे? ये क्या करता है? ये डीएनए टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है, किस लिए? फॉर पॉलीमराइजेशन, टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को
है ना, पॉलीमराइज करके लॉन्ग चेन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और एवरेज रेट पॉलीमराइजेशन की क्या होती है, ये देखिए बहुत स्पीड होता है, ये पर सेकेंड प्रोसेस चलने वाला है और पर सेकेंड 2000 बेस पेयर्स बनता है। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है किसकी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन क्योंकि सेल्स भी अलग टाइप्स के हैं तो पॉलीमरेज एंजाइम्स भी अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो इसमें 5 टाइप्स के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया गया है, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, शायद कभी वाइवा में पूछ ले, अदरवाइज इतना याद रखना काफ़ी है। तो 5 डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में। कौन कौन से, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है डीएनए पॉलीमरेज का, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, टू कैटेलाइज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में। टाइमिंग मैंने बताया था 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, तो लार्ज नंबर हुआ ना न्यूक्लियोटाइड का, तो ये पहला फंक्शन है। विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और इसकी एक्यूरेसी भी क्या है, बहुत ही हाई रेट की होती है। ठीक है, तो ये दो आपके फंक्शंस हो गए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के। बाई चांस, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ये विदाउट मिस्टेक कॉपी हो जाए, बाई चांस कभी वंस और वाइल अगर इस प्रॉपर प्रोसेस में पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कहीं भी कोई मिस्टेक अगर आ जाती है तो वो किस चीज़ को रिजल्ट करता है, उसी को हम म्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है, एक और इसमें मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने में उस सीक्वेंस से। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। ये भी एंजाइम्स ही करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज के अलग अलग टाइप्स है ना, तो इनका एक इसमें से इनमें से एक का फंक्शन ये भी है प्रूफ रीडिंग करना, ताकि कोई म्यूटेशन ना आ पाए। ठीक है, हम ऑलरेडी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात कर चुके हैं, यानी कि एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन में 4 एंजाइम्स की ज़रूरत है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा हेलिकेज, तीसरा टोपो आइसोमरेज और चौथा फोर्थ वन दैट इज डीएनए लाइगेज। ये 4 एंजाइम ज़रूरी हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए टेम्पलेट को यूज़ करता है टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। एवरेज रेट क्या है पॉलीमराइजेशन की, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। हेलिकेज, हेलिकेज वर्ड से ही पता लग रहा है, हेलिक्स स्ट्रैंड को अनवाइंड ओपन करने में हेल्प करता है, यानी कि टू अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि सेपरेट 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम 1 पॉइंट, और इसी हेलिकेज की वजह से ही फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। ठीक है, अब क्योंकि डीएनए हेलिकेज ने 2 स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया, ओपन कर दिया, अब जिसकी वजह से उनके बीच में क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ, तो अब वो चीज़ वो दोबारा आपस में आके ज्वाइन ना हो जाए, तो उस चीज़ को कौन मेंटेन रखेगा, उसके लिए तीसरा एंजाइम है हमारे पास जिसे कहते हैं टोपो आइसोमरेज, जो कि किस में हेल्प करता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए क्रिएट्स टेंशन इन द डीएनए स्ट्रैंड्स। तो इस टेंशन को, जो टेंशन इन डीएनए है स्ट्रैंड को, गेट्स रिलीज्ड बाय एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ है ना, उसको कौन रिलीज करने में हेल्प करता है, एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। तो हेलिकेज के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका आ जाता है, टोपोआइसोमेरेज का। फोर्थ एंजाइम है डीएनए लाइगेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जब नया स्ट्रैंड जो बनेगा तो उस स्ट्रैंड्स को साथ में जोड़ने के लिए विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन कौन हेल्प करेगा,
एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब ही होता है टू लाइगेट, बांधना या जोड़ना। तो टू जॉइन डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर बाय कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक और काम ये करता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए में अगर कहीं बाई चांस कोई भी सिंगल स्ट्रैंड कहीं से टूट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग भी डीएनए लाइगेज ही करता है।